हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है क्लास 10 की हिस्ट्री की फुल चैप्टर रिवीजन की इस सीरीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, काफी अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको देता है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स भी। तो बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। ये जो वीडियो होने वाली है आपके जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकरण का युग, हिस्ट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि औद्योगिकरण होता क्या है। देखिए, औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण का मतलब होता है एक प्रकार की क्रांति। जब किसी देश में एक साथ बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारी फैक्ट्रियां एक साथ लगती हैं तो हम उसे कहते हैं औद्योगिकरण का युग। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे औद्योगिकरण क्रांति से पहले की बात है, यूरोप में औद्योगिकरण, और उपनिवेश में किस तरीके से औद्योगिकरण हुआ। अगर हम इसमें एग्जांपल ले लें भारत की, ठीक है, तो औद्योगिकरण क्रांति से पहले क्या होता था, फैक्ट्री पर किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। पर जब औद्योगिकरण आया तो फैक्ट्रियों में निर्माण होने लगा, है ना, फैक्ट्रियों का निर्माण और उदय होने लगा। अगर हम उपनिवेशों में औद्योगिकरण की बात करें तो भारतीय कपड़े का युग था इस समय। औद्योगिकरण क्रांति से पहले की बात करें तो उत्पादन व्यापारिक गिल्ड्स द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। गांव वगैरह में जो किसान होते थे और दस्तकार होते थे, वही इन वस्तुओं का उत्पादन करते थे, और गांव से सामान बनकर कहाँ आता था, शहर आता था, और शहर में बिक जाता था। तो गांव और शहरों के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। पर ये तो चीज ये रही क्रांति से पहले की बात। पर जब क्रांति आई यूरोप के अंदर तो क्या हो गया, यहाँ पर फैक्ट्रियों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। औद्योगिकरण परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और हाथ का जो श्रम है, यानी हाथ से जो किया जाने वाला काम है, ठीक है, और वाष्प शक्ति यानी भाप की शक्ति, इन दोनों ही चीजों का समावेश हुआ और बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ने लगी। मजदूरों की स्थिति की बात करें तो मजदूरों की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय होने लगी, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री में काम करना काफी आसान काम नहीं था। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें भारत की तो 18वीं सदी में भारत में बुनकरों की स्थिति किस तरीके की थी वो देखेंगे हम। भारत में फैक्ट्रियों का उदय किस तरीके से हुआ, भारत में औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या था, और वस्तुओं का बाजार किस तरीके से लगा, ये सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे अपनी अगली स्लाइड में। सबसे पहली चीज की फैक्ट्रियों का आना। फैक्ट्रियों का आना क्या है, यानी किस तरीके से फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें विश्व में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में कहाँ पर खुले, इंग्लैंड में। दुनिया में जो सबसे पहली फैक्ट्री लगी है, वो कब लगी है, 1730 के दशक में लगी है। कहाँ पर लगी है, इंग्लैंड के अंदर लगी है। ठीक है, ये जो नया युग था, ये इसका जो पहला प्रतीक था वो कपास था, यानी कपास की फैक्ट्री, सूती कपड़े की फैक्ट्री सबसे पहले लगाई गई। ठीक है, वो कारक जिन्होंने इसे संभव बनाया वो क्या थे, कई सारे नए नए आविष्कार, कई तरह के नए नए आविष्कार किए जा रहे थे, और इन नए आविष्कारों से फैक्ट्रियां खुल रही थी, बदलाव आ रहा था, है ना, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हो रहा था। ये सारी चीजें होने से कई सारी फैक्ट्रियां नीचे खुलने लगी, और जब फैक्ट्रियां खुली तो उत्पादन की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये उत्पादन के जितने भी काम हैं, चाहे वो प्रबंधन हो, वो सब एक छत के नीचे आ गए, एक वेयर हाउस के नीचे आ गए, एक फैक्ट्री के नीचे आ गए। अगर हम औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार की बात करें तो औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। इस यहाँ पर विकास जो था, कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग तथा लोहा व स्टील उद्योग, इसमें काफी तेजी आ रही थी। ठीक है, और ब्रिटेन के यही दो फलते फूलते उद्योग थे, सबसे पहले कपास व सूती उद्योग, और दूसरा था लोहा व स्टील उद्योग, जो काफी फल फूल रहे थे। साथ ही साथ 1840 के दशक में कपास के कारण भी और इन फैक्ट्रियों के कारण इंग्लैंड के अंदर रेलवे का भी विकास हुआ। तो रेलवे के विकास से भी काफी तेजी से देश का विकास हो रहा था। लोहा और इस्पात उद्योग का तेजी से विकास जो हो रहा था, उसकी वजह से कई सारे देशों में, इंग्लैंड में रेलवे का विस्तार होने लगा। साथ ही साथ उपनिवेशों में भी रेलवे का विकास होने लगा।
क्यों? क्योंकि जब लोहा और इस्पात उद्योग बनाए जाएंगे तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक साधन चाहिए होगा, और उस साधन के लिए रेलवे सबसे बढ़िया साधन था। जितने भी नए उद्योग बन रहे थे वो परंपरागत उद्योग को आसानी से नीचे ढकेल नहीं पा रहे थे। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाथियों लिखा है, पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हंसिए पर ढकेल नहीं सके। क्यों? क्योंकि परंपरागत उद्योग की अपनी एक क्वालिटी होती थी। परंपरागत उद्योगों को यानी पुराने उद्योगों को नए उद्योग मात नहीं दे पा रहे थे, पर किसी तरीके से पीछे कर रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 20% से भी कम होती थी। यानी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग थे वो 20% से भी कम थे, जबकि परंपरागत उद्योग जो थे वो बहुत तेजी से ज्यादा लोगों को एक्वायर कर रहे थे। भाप से चलने वाले या लोहा एवं इस्पात उद्योग से प्रभावित नहीं हो रहे थे, परंतु ये पूरी तरह से ठहराव की भी अवस्था में नहीं थे। थोड़े थोड़े से आविष्कार, छोटे छोटे से आविष्कार हो रहे थे, बहुत छोटे छोटे से आविष्कार गैर मशीनी उद्योगों का आधार होती थी। ठीक है? तो ये सारी चीजें उस समय चल रही थी। अगर हम बात करें तो बहुत सारे उत्पाद तो केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे, जिन्हें मशीनों की जरूरत ही नहीं होती थी, पर मशीन एक ही किस्म के बड़े उत्पाद बड़ी संख्या में बना सकते थे। ठीक है? विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए थे, मजदूरों की बिल्कुल कमी थी ही नहीं। ठीक है? और वेतन भी इन्हें बहुत कम मिलता था। ठीक है? बाजार में अक्सर ऐसे डिजाइन आते थे जो काफी बारीक डिजाइन थे, और ये जितने भी बारीक डिजाइन थे वो सिर्फ हाथ से ही बनाई जा सकती थी। इनको मशीनों के लिए मशीनों से इन्हें नहीं बनाया जा सकता था, तो हाथ की कारीगरी अपनी ही थी। ठीक है? उद्योगपति ऐसी मशीन नहीं लाना चाहते थे जिससे मजदूरों से छुटकारा मिल जाए, जिन पर खर्चा भी अधिक आए। उद्योगपतियों को लगता था शुरू शुरू में कि जो मशीनें हैं वो काफी ज्यादा खर्चा कराती हैं, और उनसे सस्ते तो हमारे क्या है? मजदूर ही है। सस्ते मजदूरों को सस्ते में काम करवा लो, और उन्हें मशीन लाने की फिर क्या जरूरत है? अगर हम इंग्लैंड में मजदूरों के जीवन की बात करें तो कुल मिला के जो मजदूरों का जीवन था वो काफी दयनीय था। ठीक है? यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे लोग थे, यानी श्रम की बहुतायत थी, पर नौकरियों की भारी कमी होती थी। अगर एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए हो ना, तो नौकरी मिलने के लिए उसे यारी दोस्ती में, कुनबे कुटुंब में, अपनी पहचान पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर कोई यारी दोस्ती कुनबा कुटुंब कुछ मिल गया जो उसको नौकरी दिला सकता है तो बहुत बढ़िया होता था। बहुत सारे उद्योग मौसमी काम की वजह से अपने कामगारों को बीच बीच में खाली छोड़ देते थे। ठीक है? तो बहुत सारे मजदूरों को खाली बैठना पड़ता था। मजदूरों की आय, अगर हम बात करें मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी इसलिए थी क्योंकि गरीबी वगैरह बढ़ रही थी, बेरोजगारी की आशंका थी, और उसी समय फिर नई प्रौद्योगिकी आने से मजदूर क्या होने लगे? चढ़ने लगे। नई टेक्नोलॉजी के आने से मजदूर चढ़ने लगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के आने से मजदूरों का जो काम था वो भी जा रहा था। इस वजह से नए मजदूरों ने जो नई तरह की टेक्नोलॉजी थी उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने तो इससे वो लोग क्या हो गए? मशीनों से चढ़ने लगे और मशीनों पर हमला करने लगे। 1840 के दशक की बात करें तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? सड़कों को चौड़ा किया जा रहा था, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, नई नई रेलवे लाइनों का विस्तार किया जा रहा था। तो इसके लिए काफी ज्यादा संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी। अगर हम उपनिवेशों में औद्योगिकरण की बात करें तो उपनिवेशों में किस तरीके से चीजें चल रहा था? भारतीय कपड़े का युग था, मशीन उद्योग से पहले का युग और मशीन उद्योग के बाद का युग। अगर मशीन उद्योग से पहले के युग की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का जो रेशमी कपड़ा था और सूती कपड़ा था उसका भारी दबदबा होता था। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भारत से और आर्मीनियाई और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम ये कुछ प्रमुख बंदरगाह होते थे जहां पर इनसे व्यापार होता था। पर अगर मशीनी उद्योग के बाद का युग की बात की जाए तो 1780 के बाद क्या था? 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की जो ताकत थी वो काफी बढ़ने लगी थी। ठीक है? सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह खत्म होने लगे थे और नए बंदरगाह आने लगे थे, बंबई,
कलकत्ता और चेन्नई बंदरगाह, ये 3 बंदरगाह काफ़ी फ़ेमस होने लगे थे। वहीं पर अगर इधर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। मशीनी उद्योग से पहले 2 प्रकार के व्यापारी होते थे, एक आपूर्ति सौदागर होता था और दूसरा होता था निर्यात सौदागर। आपूर्ति सौदागर जो किसानों से फसल खरीदता था और निर्यात सौदागर जो आपूर्ति सौदागरों से फसल खरीद कर विदेश में सेल करता था। बंदरगाहों पर बड़े जहाज के मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल को खरीद लिया करते थे। पर जब मशीनी उद्योग आ गया, मशीनी औद्योगिकरण आया, तो फिर उसके बाद क्या आया कि व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाजों के जरिए होने लगता था। शुरुआत में तो भारत के कपड़े व्यापार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, पर फिर धीरे धीरे भारत का जो कपड़ा व्यापार है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। 18वीं सदी में यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग होती थी, पर धीरे धीरे ये मांग क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगर हम बात करें कि बुनकरों का क्या हुआ, तो बुनकरों का क्या हुआ, बुनकरों का यूरोपीय कंपनियों के आने से बुनकरों का क्या हुआ। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया तो बुनकर बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत सारे खरीदार थे और वे मोल भाव करके जो सबसे अधिक कीमत देता था उसे अपना सामान बेच सकते थे। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और उसने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, तो 1760 के बाद भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। अब क्या हुआ कि कपड़ा व्यापार में जितने भी सक्रिय व्यापारी थे और दलाल थे, इन सबको खत्म कर दिया गया और बुनकरों पर सीधा कंट्रोल कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई कि किसी भी तरह का दूसरे खरीदारों के साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें सामान सेल किया जाएगा। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति की गई। गुमास्ता नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम जो काम करता था वेतनभोगी कर्मचारी था, और ये क्या करता था, बुनकरों पर निगरानी रखने का काम करता था। इससे बुनकरों और गुमास्ता के बीच में अक्सर टकराव भी होने लगे। बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम मिलती थी, पर फिर भी बुनकरों को कंपनी को ही अपना सामान बेचना पड़ता था। भारत का जितना भी कपड़ा होता था वो कहाँ जाता था, मैनचेस्टर जाता था। अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा रूटीन आपको समझा रखा है कि मैनचेस्टर ब्रिटिश कपड़े का भारत में आना, ठीक है। जैसे ही अब ब्रिटेन के अंदर क्या था, ब्रिटेन के अंदर जो मशीनें थी, मशीनों से कपड़ा बनाया जाता था, तो उन मशीनों से कपड़ा बनाने के कारण वो सारा का सारा कपड़ा कहाँ सेल किया जाता था, भारत के अंदर सेल किया जाता था। अब जब भारत के अंदर ये कपड़ा आया तो 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई तरह की समस्याएं आने लगी, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से सूती वस्त्र के निर्यात में क्या आ गई, भारी कमी आ गई। और ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग का जो विकास हुआ तो आयातित कपड़े पर उन्होंने क्या लगा दिया, आयात शुल्क लगा दिया। यानी भारत से जो कपड़ा जा रहा था और उनके देश में पहुंच रहा था उस पर उन्होंने भारी शुल्क लगा दिया। जबकि अपने सामान पर जो उन्होंने अपना सामान इंडिया में सेल करना स्टार्ट किया उसको उन्होंने फ्री कर दिया एक तरीके से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भैया भारत का जो व्यापार था, यानी भारत में जो बिकने वाला कपड़ा था बुनकरों का, वो भी खत्म हो गया और विदेश में तो पहले ही अंग्रेजों ने इसे खत्म कर दिया था। भारतीय बुनकरों के सामने कुछ समस्याएं आ गई, नियमित बाजार उनका खत्म हो गया, ठीक है। स्थानीय बाजार को उन्होंने संकुचित करवा दिया, अच्छी कपास नहीं मिल रही थी तथा ऊंची कीमत पर कपास खरीदने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा था। और 19वीं सदी के अंत तक तो भारत में भी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू हो गया, जिससे भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की बाढ़ सी आ गई और इस तरीके से बुनकर जो है पूरी तरीके से भारत से खत्म हो गए। अगर हम आरंभिक फैक्ट्रियों की बात करें तो पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में लगाई गई 1854 के अंदर। पहली जूट मिल की बात करें तो बंगाल में स्थापित की गई 1855 के अंदर। 1860 में कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई और 1874 में मद्रास में सबसे पहली कताई और बनाई, बनाई नहीं बुनाई हो गई, कताई और बुनाई मिल की स्थापना की गई। आगे बढ़े तो भारत में कई तरह की फैक्ट्रियां आ रही थी 19वीं सदी के अंदर। उस समय भारतीय मजदूरों की किस तरीके की दशा थी, ज्यादातर मजदूर जो थे वो अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। अस्थायी तौर पर जब काम की जरूरत होगी तब उनसे काम करवाया जाएगा, अन्यथा उन्हें जॉब से बाहर रख दिया जाएगा।
फसलों की कटाई के समय ये लोग गांव लौट जाया करते थे, नौकरी मिलना इनके लिए काफी कठिन होता था। तो यहाँ पर एक जॉबर नाम का व्यक्ति होता था। जॉबर क्या करता था, ये लोगों को जॉब दिलाने का काम करता था, मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता था कौन, जॉबर। अगर हम बात करें प्रारंभिक उद्यमी की, भारत के अंदर जो प्रारंभिक उद्यमी थे ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। और उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, ये द्वारकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी। बम्बई के अंदर बात करें तो डिंसा पैटिट और जीएट टाटा ने कंपनियां लगाई। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में अपनी पहली जूट मिल लगाई। जेडी बिरला ने भी यही किया। मद्रास के कुछ सौदागर जो बर्मा तथा मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका से अपना व्यापार करते थे, इन लोगों ने भी अपनी फैक्ट्रियां लगाना स्टार्ट किया। कुछ वाणिज्यिक समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियों को लगाना स्टार्ट किया। प्रारंभिक मजदूर की बात करें तो जो शुरू शुरू में जो मजदूर हुआ करते थे वो क्या करते थे, ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से ही आ जाया करते थे। अधिकांशतः वे किसान तथा कारीगर जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था, वो पास की किसी फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते थे। उदाहरण के लिए बंबई के सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आते थे। ये उदाहरण के लिए आपको बताया गया है। अगर हम बात करें औद्योगिक विकास के अनूठेपन की, ठीक है, तो औद्योगिक विकास का जो अनूठापन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादन में ही दिलचस्पी थी। खास तौर पर उन चीजों की में दिलचस्पी थी जिसे निर्यात किया जा सके, क्योंकि निर्यात करने वाला जो सामान था वो काफी मोटे दाम पर बेचा जा सकता था। भारत में बेचने के लिए इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, जैसे चाय, कॉफी, नील, जूट, खनन, है ना, इन सभी चीजों का प्रोडक्शन किया जाता था जो भारत से बाहर बेचे जाए। भारतीय व्यवसायियों ने भी वो उद्योग लगाए जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। उदाहरण के लिए धागा, जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़े की बजाय धागे का उत्पादन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ताकि जो कपड़े को, धागे को आसानी से सेल किया जा सके। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण का जो ढर्रा था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। ठीक है, भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो चुका था और स्वदेशी आंदोलन के स्टार्ट होने से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन भी शुरू हुआ और आगे चलकर चीन को धागे का निर्यात भी हमने घटा दिया। इस वजह से भी धागा उत्पादन, कपड़ा बनाने लगे। 1900 से लेकर 1912 के बीच में भारत के सूती कपड़ा उत्पादन जो था वो काफी दुगना हो गया था। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने औद्योगिक उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया। नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो युद्ध में लगी पड़ी थी और युद्ध के लिए उत्पादन करने में बिजी थी ब्रिटिश सरकार। तो व्यापार के लिए उत्पादन करने का काम किसका हुआ, भारतीय कंपनियों का। लघु उद्योगों की बहुतायत आने लगी। फैक्ट्रियों के विकास के बावजूद बहुत कम औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए बंगाल और मुंबई में। श्रमिकों का बहुत छोटा प्रतिशत फैक्ट्रियों में काम करता था। 1911 में 5% लोग काम करते थे, जब उसकी 1931 में 10%। ज्यादातर श्रमिक अभी भी गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम किया करते थे। उसी समय फिर कई सारे आविष्कार हुए। कई सारों के आविष्कारों की वजह से हथकरघा उद्योग की तकनीक में थोड़ा सा सुधार आया तथा हथकरघा वस्त्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। ऐसा ही एक आविष्कार था फ्लाई शटल का। ठीक है, फ्लाई शटल से काम किया जाता था। कुछ बुनकर मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाए, इसलिए उदाहरण के लिए महीन किस्म का कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने वाले, क्योंकि इस किस्म के कपड़े की मांग में खराब फसल की स्थिति में भी उतार चढ़ाव नहीं आते थे। अगर आगे हम बात करें तो वस्तुओं के बाजार बनने के तरीके, ठीक है, वस्तुओं के बाजार बनाने के तरीके। मैनचेस्टर के उत्पादक क्या करते थे, लेवल पर मैनचेस्टर में बनी मोटे अक्षर की वस्तु की गुणवत्ता दिखाने के लिए लिखवाते थे कि मैनचेस्टर में बनी हुई है। कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था उन व्यक्तियों की बची हुई पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन तक वस्तुएं पहुंच जाए। भारतीय निर्माता है तो अपने उत्पाद के माध्यम से राष्ट्रवादी संदेश दिया करते थे, ताकि यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीजों को खरीदें, अन्यथा नहीं खरीदें। भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरों का भी विदेश में बनी चीजों का स्थानीय संबंध दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
ठीक है। बच्चों की चीजों के प्रचार के लिए बाल कृष्ण की छवि का इस्तेमाल किया जाता था। तो कई सारी चीजें थी, कैलेंडर, विज्ञापन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं और लेबल, इन सभी के माध्यम से भारत के अंदर एडवर्टाइजमेंट अपने सामानों की ये लोग किया करते थे। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण घटनाक्रम की, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की शुरुआत हो गई। 1760 में ब्रिटेन ने अपने सूती मिलों की खपत के लिए कपास का आयात स्टार्ट कर दिया। 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। 1767 में रिचार्ड आर्कराइट द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की गई। 1781 में जेम्स वार्ड द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार करा दिया गया। 1785 में कार्टराइट ने बिजली से चलने वाले करघों का आविष्कार किया, जो भाप का इस्तेमाल काटने और बुनने के लिए किया करते थे। 1830-40 में द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। 1840 में औद्योगिकरण के पिछले चरण में ब्रिटेन अग्रणी उत्पादक बनकर निकल आया। 1850 में लंदन में रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ। 1854 में भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कर दी गई। 1855 में पहली जूट मिल का स्थापना हुआ बंगाल के अंदर। 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध से कपास की जो सप्लाई थी वो बंद हुई और कानपुर में एल्गिन मिल खुली, जिसने भारत के अंदर कपास का उत्पादन बढ़वाया। 1861 में अहमदाबाद के अंदर पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई। 1863 में लंदन के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे की शुरुआत की गई। 1873 में ब्रिटेन से लोहे इस्पात का निर्यात प्रारंभ हो गया। 1874 की बात करें तो मद्रास में पहली करघा मशीन द्वारा उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1900 की बात करें तो ईटी पॉल म्यूजिक ने कंपनी ने किताब प्रकाशित की, जिसकी जिल्द पर तस्वीर में नई सदी के उदय का ऐलान था, डॉन ऑफ सेंचुरी लिखा हुआ था। 1912 की बात की जाए तो पहली लोहा इस्पात कंपनी की शुरुआत जे एन टाटा के द्वारा की गई जमशेदपुर में। 1917 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई, किसके द्वारा? सेठ हुकुमचंद के द्वारा, जो चीन से अपना व्यापार करते थे। 1941 में 35% से ज्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ये याद रखने वाली कुछ बातें हैं। जैसे प्राच्य, प्राच्य का मतलब होता है पुराना, है ना। पूंजी मतलब मुद्रा की बड़ी मात्रा होती है जिसका निवेश किया जाता है, व्यापार या उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है इसे। समाजवादी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें व्यक्ति का सम्मान होता है तथा मुख्य उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। स्पिनिंग जेनी क्या थी? एक सूत काटने वाली मशीन थी जो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा 1764 में बनाई गई थी। अगर हम बात करें स्टैपल की, तो स्टैपल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो देशों के हिसाब से उनको स्टैपल करता है और उसे छांटता है। फुलर्स का मतलब है चुनटों के सहारे कपड़े को समेटना। कार्डिंग का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। आठवां जो है, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। अगर हम आविष्कार की बात करें और आविष्कारक की बात करें तो फ्लाई शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा, भाप इंजन का आविष्कार न्यूकामेन और जेम्स वॉट के द्वारा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया। तो यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको देता है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।